नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कुछ गूढ़ प्रश्नों की जो सेंसस या सर्वे, जो कास्ट का सेंसस या सर्वे है, इससे जुड़ा हुआ। और अनुरोध करना चाहूँगा कि भारत सरकार और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका अंतिम रूप से एक निराकरण करे, ताकि भारत का जो विशेषकर सोशल जस्टिस तबका है, SC, ST और OBC, उसको एक भरोसा हो सके कि हमारी बात सुनी जा रही है। मैं पहला इशू उठाता हूँ कि जब किसी भी राज्य में, शहरी निकाय या ग्रामीण निकाय में OBC के आरक्षण का प्रश्न आता है, जैसा कि हाल के दिनों में बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में हुआ, तो कंसर्न हाई कोर्ट ने भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2010 में जो ट्रिपल टेस्ट से संबंधित आदेश है उसका पालन किया जाए। ट्रिपल टेस्ट क्या है कि OBC जिस वर्ग को आप आरक्षण देने जा रहे हैं, उन स्पेसिफिक उनके लिए आयोग बने, वो आयोग एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करे कि उनकी आबादी के अनुसार उनके रिप्रेजेंटेशन की क्या स्थिति है, और तब वो जो ज़रूरी है एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन के लिए वो अनुशंसा करे। लेकिन 50% की सीमा रहनी चाहिए, सीलिंग रहनी चाहिए, अर्थात इंदिरा साहनी केस में जो मंडल आयोग से संबंधित है 50% सीलिंग मेंटेन करनी चाहिए। इसमें भी, क्योंकि वो तो नौकरी के लिए था, लेकिन इसमें भी लागू होना चाहिए। तो 50% सीलिंग का मतलब ये हुआ कि SC, ST को चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनली है कि उनको आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए, तो 50% में से SC, ST के कुल आरक्षण को घटाकर जितना होगा वही मैक्सिमम आरक्षण राज्य सरकार लागू कर सकती है। दूसरा इशू मैं लाता हूँ जो आज भी पूरे देश में चर्चा का विषय है, EWS रिजर्वेशन। संविधान का आर्टिकल 16(4) पिछड़ापन की परिभाषा कहता है सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े उच्च जाति के लोग कहीं भी, इस दोनों चीज़ में कहीं भी पिछड़े नहीं। भारत सरकार ने रास्ता निकाला, चूँकि 2019 में लोकसभा चुनाव भी होना था। भले सत्तारूढ़ दल कुछ भी कहे, जुड़ा हुआ ये मसला सिर्फ उनके उच्च जाति के को रिप्रेजेंटेशन का नहीं था, ये निश्चित तौर पर निगाहें चुनाव पर थी। उसमें बिना किसी डाटा के, कोई डाटा नहीं पेश किया गया, 48 घंटे के अंदर लोकसभा राज्यसभा से पारित कराते हुए, महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए तात्कालिक प्रभाव से उसे लागू कर दिया गया पूरे देश में, सरकारी नौकरियों में, केंद्र की। और उसी लीक पर चलते हुए, चूँकि निश्चित तौर पर सभी जो राज्यों में सत्तारूढ़ दल हैं उनको भी दिखलाना था कि वो उच्च जाति के प्रति बहुत जागरूक हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए भी EWS का 10% आरक्षण दे दिया गया। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा एक भारतीय नागरिक के रूप में कि मंडल आयोग ने आधार माना था अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी का 1931 जो लास्ट जनगणना है सभी जातियों की 52% आबादी थी पिछड़े वर्ग की, उसमें उच्च जाति के भी की आबादी होगी। उसमें भारत सरकार को अब तक खर्च जो हो गया है सो हो गया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को कम से कम यह देखना चाहिए था कि 1931 की जनगणना जिसमें SC, ST, OBC और फॉरवर्ड क्लासेस की गणना हुई है, उसमें क्या आबादी थी फॉरवर्ड क्लासेस की, जो अनरिजर्व्ड क्लास जिसको कहते हैं। और कम से कम तुरंत अगर कुछ करना था तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती है उसी का 5 वर्ष का डाटा ले लिया जाता, और सभी राज्य सरकारों के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके डाटे ले लिए जाते सिविल सर्विसेज के, उसी में देख लिया जाता कि क्या उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि वहीं पे स्पष्ट हो जाता कि EWS आरक्षण की ज़रूरत है ही नहीं। मामला कोर्ट में गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे नहीं हुआ। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह भी नहीं पूछा जाना, ये देशवासियों के समझ में नहीं आया कि यहाँ पर जब स्थानीय और ग्रामीण निकाय में भी एम्पिरिकल डाटा की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर EWS आरक्षण जो 10% दिया जाना था उसके लिए किसी डाटा की आवश्यकता नहीं थी।
भारत सरकार से कम ये पूछा जाना चाहिए था कि उनको आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ी, उनकी आबादी क्या है, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। कम होती है उनका, कम होता है रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, तब तो कम से कम वाइस चांसलर्स की संख्या को देख लिया जाता, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की संख्या को देख लिया जाता, केंद्र सरकार की नौकरियों में जो सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं उनकी संख्या को देख लिया जाता, आईआईटी, आईआईएम, एम्स में फैकल्टीज़ में क्या रिप्रेजेंटेशन, कम से कम इतने चीज़ तो देखे ही जाने चाहिए थे। केस में फैसला हुआ 3 वर्षों बाद, संविधान पीठ ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के बहुमत से उसे वैध करार दिया। और उसमें जहाँ तक मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें कहीं लिखा गया है कि इंदिरा साहनी केस में ऐसी भी कोई रिजिडिटी नहीं है 50% क्रॉस करने का। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये रिजिडिटी नहीं है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य सरकारों को भी ये निर्णय लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, अब मैं आता हूँ अगले इशू पर कि आज भी भारत में ऐसे राज्य हैं जहाँ 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड जैसे राज्य हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले चुनाव में के समय, तो वहाँ पे 27% आरक्षण देते हुए रिजर्वेशन परसेंटेज को रिवाइज किया गया। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया और छत्तीसगढ़ में जो बिल पारित होकर गया तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ से वो आज तक लौट कर नहीं है। इस राजस्थान में तो अभी प्रयास ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार ने रिवाइज किया SC, ST, OBC के आरक्षण को और वो आरक्षण 76 या 77% पर ले जाया गया। बिल पारित होकर महामहिम राज्यपाल के यहाँ गया। एक महामहिम राज्यपाल का स्थानांतरण भी हो गया, वो नहीं लौटा। दूसरे राज्यपाल आए। अभी जो वर्तमान महामहिम हैं उन्होंने बिल को लौटा दिया पुनर्विचार के लिए अटॉर्नी जनरल साहब की टिप्पणी के साथ, ओपिनियन के साथ। जहां अखबारों में आया, जहां तक मैंने देखा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसके आधार पर 50% सीलिंग को नहीं क्रॉस किया जा सकता। भारत की जनता और विशेषकर जो 85% जनता है, SC, ST, OBC, उनके मन में एक सवाल है कि ये सीधा सा अरिथमेटिक है कि क्या जोड़ घटाव इतना हम लोग कैसे इसको जोड़ें कि SC, ST, OBC पर ही लागू होगा ये 50% सीलिंग। EWS का आरक्षण उससे एकदम अलग है, वहाँ पर इसको नहीं देखा जाना है। अब मैं आता हूँ उसके आगे कि जब यह आबादी का सवाल है, 50% सीलिंग का सवाल है, तो फिर भारत की सरकार ने जब 2018 में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि 2021 की जनगणना में सभी जातियों की गणना होगी, तो फिर भारत सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, भारत सरकार ने यह कहकर उसको प्रकाशित नहीं किया कि उसमें बहुत विसंगतियाँ हैं। आखिर क्या क्या चीज़ छुपाने की तैयारी है, क्या क्या चीज़ छुपाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए छुपाने की कोशिश हो रही है कि अगर SC, ST, OBC अपनी आबादी को जान जाएगा, अपने रिप्रेजेंटेशन को जान जाएगा, तो वो मांग करेगा। निश्चित तौर पर मांग करना भी चाहिए। जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, जो महापुरुषों ने कहा है, उसके आधार पर तो अन्य पिछड़ा वर्ग SC, ST चाहेगा ना कि हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमको हक मिलना चाहिए। ये हक, हुकूक और जीवन का सवाल है। तो इस पर कि सेंसस के लिए भारत सरकार को निश्चित तौर पर निर्णय लेना चाहिए। अब चूँकि पूरे देश में लोग जग चुके हैं, हर जगह से मांग हो रही है, ज़्यादातर राज्य सरकारों ने मांग किया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने लीड लिया। बिहार सरकार ने लीड लिया वो तब जब भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता की हिस्सेदार थी जदयू के साथ। 2 बार बिहार विधानमंडल ने पारित किया सर्वसम्मत प्रस्ताव कि बिहार जातियों का सर्वेक्षण कराना चाहती है। डेलीगेशन मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सभी दल के रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? संसद में कह दिया कि भारत सरकार यह करना नहीं चाहती है सभी जातियों की गणना, लेकिन कोई
राज्य सरकार अगर कराना चाहे तो अपने खर्च पर करा सकती है। बिहार सरकार इसमें आगे बढ़ी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बोल्ड स्टेप लिया, सदन में फिर पास करवाया सर्वसम्मत, और 500 करोड़ का बजट किया, उपबंध किया गया। ट्रेनर्स बनाए गए, उनकी ट्रेनिंग हुई, उस पर काफ़ी राशि खर्च हुई। जनवरी में घरों की गणना हो गई। उस वक्त भी कुछ ऐसे तत्व जो मनवादी तत्व हैं, जो जातिवादी तत्व हैं, जो नहीं चाहते कि सामाजिक न्याय के लोग SC ST OBC अपनी सच्चाई को जानें, उन लोगों ने केस किया। लेकिन उस वक्त ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। घरों की गणना हो गई, और जब 15 अप्रैल से फिर शुरू हुआ एक एक व्यक्ति की गणना, उस गणना में क्या होना है, 1 महीने के लिए था, 15 मई तक। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घर किस चीज़ का है, आवास भूमि कितनी है, कृषि भूमि कितनी है, सरकारी नौकरी में कौन कौन लोग हैं, प्राइवेट नौकरी में कौन कौन लोग हैं, मजदूरी कौन करते हैं, लैपटॉप है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं, कौन सी गोपनीयता है, निजी गोपनीयता, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है सब व्यक्ति, सारा इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। RTI जैसा अस्त्र है लोगों के पास, किसी की जानकारी ली जा सकती है। तो फिर कौन सी गोपनीयता। लेकिन जो तत्व प्रयास कर रहे थे प्रथम चरण को रोकने का, उन्होंने दूसरे चरण में यहाँ पर आकर अंतरिम आदेश पारित हुआ 4 मई को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का। मैंने जो अखबारों में पढ़ा, मैंने जजमेंट को नहीं पढ़ा, लेकिन अखबारों में 2 तरह की बात मैंने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब बिहार के 2 विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया तो कानून क्यों नहीं बना लिया गया। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ मैंने अखबारों में ये देखा कि जो सूचनाएं कलेक्ट की जा रही हैं वो तो जनगणना से संबंधित है, और जनगणना का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। तो फिर अब बतलाइए कि जो भारत सरकार कहेगी कि हम जनगणना कराएंगे नहीं, राज्य सरकार कराना चाहेगी अपने खर्चे पर, तो यह भी देखा जाना चाहिए कि राजस्थान ने कैसे कराया था, भले प्रकाशित नहीं हुआ, कर्नाटक ने कैसे कराया था, भले प्रकाशित नहीं हुआ। आज छत्तीसगढ़ में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, आज उड़ीसा में पिछड़े वर्ग का सर्वे हो रहा है। तो इसका निराकरण निश्चित तौर पर भारत सरकार को करना चाहिए, और बिहार सरकार ने चूँकि 80% काम कर लिया है, निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और बिहार सरकार से अनुरोध है कि पूरी तैयारी के साथ, चूँकि 9 मई को पुनः सुनवाई है, पूरी तैयारी के साथ सारे तथ्य रखे जाएं कि इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि ये पता लगे कि किस जाति की क्या आबादी है, उनका रिप्रेजेंटेशन शिक्षण संस्थाओं में क्या है, सरकारी नौकरियों में क्या है, उनके लिए क्या वेलफेयर स्कीम चलाए जाने हैं, चाहे वो उच्च जाति के भी क्यों नहीं हो, जो पिछड़ गए, वेलफेयर के स्कीम क्या चलाने हैं, डेवलपमेंट के स्कीम क्या चलाने हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस गूढ़ विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश देने का कष्ट करेगी, ताकि भारत की जनता समझे, और ख़ासकर 85% आबादी जो SC ST OBC की है, कि उन पर उनको ये विश्वास हो, उनको ये भरोसा हो कि हमारी बातों को सुना जा रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।